औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, गुज़िश्ता दिनों मैथ्स में अर्थमेटिक पोर्शन में हमने रेशो का काम किया था और उसके बाद हमने आपको 6.2 में प्रोपोर्शन बनाना सिखाया था। कुछ हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इस रेशो के काम में यानी जो हमने रेशो के काम में निस्बत के काम में हमने आपको बताया था कि रेशो इज अनदर फेस ऑफ फ्रैक्शन, अनदर नेम ऑफ फ्रैक्शन। इन दोनों का कहना चाहिए एक ही वेटेज है। आप 1/2 कहें या 1:2 कहें, दोनों बराबर हैं। यहाँ हमने बताया था आपको हमारे पास शुमार कुनिंदा और नसबनुमा था। हमारे पास जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता था और यही न्यूमरेटर यहाँ एंटीसीडेंट कहलाता है। 1 इज द एंटीसीडेंट मुक़द्दम एंड 2 इज द कॉन्सिक्वेंट मुअख्खर, पहले वाला और बाद वाला। जब हमारे पास ये एक से ज़्यादा रेशो में कोई रिदम या कोई लिंक मौजूद हो ख़ास तरीक़े का, तो वो एक प्रोपोर्शन बनाता है, तनासुब। रेशो एंड नाउ प्रोपोर्शन, निस्बत और अब तनासुब। ये काम कल हमने आपको सिखाया था 6.2 में कि हमारे पास जब एक से ज़्यादा रेशोज़ होती हैं, हमने इस वक्त सिर्फ 2 रेशोज़ पे काम किया है। मिसाल के तौर पे 1/2 5 has a proportion with 4:8. 1:2 has a proportion with 4:8. 1 is the antecedent of the first ratio, 2 is the consequent of the first ratio. 4 is the antecedent of second ratio, 8 is the consequent of the second ratio. प्रोपोर्शन जब कायम होती है बेटा, जब बीच वाली दोनों मिक़दारों को मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए वो बराबर हो आखिर वाली या अतराफ वाली दोनों मिक़दारों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बीच वाली मिक़दारें यानी पहली रेशो का कॉन्सिक्वेंट और दूसरी रेशो का एंटीसीडेंट, ये कहलाते हैं मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। पहली रेशो का एंटीसीडेंट और दूसरी रेशो का कॉन्सिक्वेंट, ये क्या है बेटा? ये हैं एक्सट्रीम्स, दोनों अतराफ वाले एक्सट्रीम, बीच वाले मीन्स। So product of extreme should be equal to product of mean. If the product is equal to each other, it means both of the ratio has a specific proportion between them. इन दोनों निस्बतों में तनासुब मौजूद है। ठीक है बेटा, इस हवाले से अब हम मजीद काम करेंगे। The question is exercise 6.3 question 1. Ahmad secured 60 marks. Ahmad got 60 marks in a paper of 100 marks. कोई 100 नंबर का कोई इम्तिहान है, पर्चा है, जिसमें अहमद ने कितने नंबर हासिल किए बेटा? 60 नंबर। What shall be his score? उसका क्या स्कोर होगा, नंबर होंगे? If the paper were of 75, अगर वही इम्तिहान 75 नंबर का हो जाए, अगर 100 में से 60 है तो 75 में से कितने उसको मिलने चाहिए? ऐसे सवालात में सबसे पहले आप रिक्वायर्ड ढूंढते हैं। रिक्वायर्ड मीन्स आपको जिसको जवाब देना है। आपको इस सवाल में पहली इंफॉर्मेशन है और दूसरा रिक्वायर्ड है जुमले में। What shall be his score if the paper were of 75? तो आप सपोज कर लेंगे बेटा। आप क्या सपोज करेंगे? अहमद गॉट मार्क्स आउट ऑफ 75, ये आपको सपोज करना होगा। सपोज यानी अंदाजे से एक आप आइडिया लगा रहे हैं। क्या है? तसव्वुर करें, सपोज करें अहमद
गॉट और सिक्योर्ड मार्क्स आउट ऑफ 75 इक्वल टू x। आपको नहीं पता कि 75 नंबर का पर्चा होगा तो इस बच्चे को कितने नंबर मिलेंगे, तो जो नहीं पता और जो मालूम करना है वो बन गया आपके पास x। अब हम यहाँ इनकी रेशो सेट करेंगे। अब देखिए कि रेशो किसमें है, वो नंबर जो अहमद ने हासिल किए और वो नंबर जो टोटल पर्चे के थे। यानी पहली चीज मेरे पास मौजूद है टोटल मार्क्स, जो मुझे पता है टोटल मार्क्स, ठीक है। दूसरी चीज जिसमें से एक चीज मालूम है और एक मालूम करनी है, सिक्योर्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। इस सवाल में दो बातें मौजूद हैं कि 100 नंबर का पर्चा है तो उस बच्चे के 60 नंबर आएंगे, और सवाल में है कि अगर 75 नंबर का पर्चा है तो बताइए कितने नंबर आएंगे। बात आ गई समझ में बेटा? बहुत आसान सा काम है। सवाल को बार बार पढ़िए और उसमें से अपने काम की चीजें निकालते जाइए। अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स। दो तरह के मार्क्स हैं, वो नंबर जो अहमद के हैं और जो पर्चे के हैं। तो टोटल मार्क्स 100 है तो अहमद ने लिए नंबर 60, और टोटल नंबर इफ द पेपर वर ऑफ 75 मार्क्स व्हाट शैल बी हिज स्कोर। ठीक है बेटा? अब सोचने की बात है बेटा, अगर 100 नंबर का पर्चा था तो 60 नंबर है, अगर पर्चा कम नंबर का हो गया 75 कम नंबर है तो यकीनन ये 60 भी कम हो जाएंगे। अगर 100 नंबर का पर्चा था तो 60 नंबर है, 75 में से उसको 80 नंबर तो मिलने से रहे, तो 75 का पर्चा होगा। इस सवाल 100 नंबर में से उसने 60 MCQ सही कर लिए, ठीक है। तो उसी रेशो से 75 में से भी उतने ही, यानी 40 गलतियां की उसने। इसी तरह 75 में से भी उसने उतनी रेशो के हिसाब से गलतियां की होंगी तो नंबर भी कम हो जाएंगे। तो एक चीज कम हो रही है तो ये चीज भी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। आप समझ सकते हैं बेटा? दोनों चीजें कम होंगी, या दोनों चीजें बढ़ सकती हैं या दोनों चीजें कम हो सकती हैं। यहाँ दोनों चीजें इस सवाल के मुताबिक कम हो जाएंगी। अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। इस सिचुएशन को बेटा कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी अब जो हम इन दो रेशोज के दरमियान प्रोपोर्शन बनाएंगे वो डायरेक्ट होगा। रेशो तैयार करते हैं बेटा। स्टार्ट हम लेंगे यहां से, स्टार्ट हम लेंगे यहां से। पहली रेशो टोटल मार्क्स की बनेगी। जब पहली रेशो हम टोटल मार्क्स की बनाएंगे बेटा तो क्या होगी? 100:75, और इसके दर 100 जहां नुक्ता है वो पहली एंटीसीडेंट होती है, जहां एरो है वो कॉन्सिक्वेंट होती है। इसी तरह से जब मैं दूसरी रेशो बनाऊंगी, जहां नुक्ता है वो एंटीसीडेंट हो जाएगा बेटा, और जहां एरो है वो कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा। ये याद रखिएगा बेटा, 100 पहले है तो 60 भी पहले होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी पहले एंटीसीडेंट बाद में कॉन्सिक्वेंट। इसका भी पहले वाला एंटीसीडेंट बाद वाला कॉन्सिक्वेंट, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब दो रेशो बन गई, आपको दिख गया, आपने देखा था ना, हमने ये काम सिखाया था, जो आपको यही काम दोबारा आ गया। बीच वाले बेटा हमने क्या सिखाया आपको? क्या होते हैं ये? जी हाँ, बीच वाले होते हैं मीन्स, अतराफ वाले होते हैं बेटा एक्सट्रीम्स। और हमने आपको एक बहुत अहम बात याद करवाई थी 6.2 में, if we want to manage the proportion among the ratios, the product of means must be equal to product of extremes. Product of extreme, दोनों में से किसी को पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। must be equal to
प्रोडक्ट आप जानते हैं ना बेटा, मल्टीप्लाई के काम कि जब आपको प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x, इट मस्ट बी इक्वल टू का निशान एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 60, मीन्स का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए एक्सट्रीम के। इस x की वैल्यू को मालूम करने के लिए बेटा फिर आप अपनी याददाश्त वापस लाइए। हमने आपको लीनियर इक्वेशन सिखाई थी चैप्टर नंबर 4 में, बहुत काम किया आपने और माशाल्लाह आप तो माहिर हो गए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कैसे हमने बताया था, एडिटिव इनवर्स यूज करना या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करना। तो यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो हम x की वैल्यू मालूम करने के लिए 1/100 को इक्वेशन के दोनों तरफ इस्तेमाल करेंगे। ये काम है चैप्टर नंबर 4 का जो हमने दिसंबर में कंप्लीट किया था और उसमें हमने आपको लीनियर इक्वेशन सिखाई थी। x की वैल्यू मालूम करना, उसी उसूल के मुताबिक यहाँ भी काम होगा। 100 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 100/1 इनवर्स हो गया 1/100, इक्वेशन के दोनों तरफ बढ़ा दिया मैंने, x डिवाइडेड बाय x, 100 डिवाइडेड बाय 100, x रिमेन अलोन। देन वी हैव टू सॉल्व इट according to the BODMAS rule, 0 divided by 0, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 5 1s is 5, 5 1s is 5, 5 5s are 25, 15 multiplied by 3, answer will be 45। अब समझ आई बात कि जनाब 100 नंबर का पर्चा है तो 60 नंबर मिले, 75 नंबर का पर्चा होगा तो x की वैल्यू 45। आपका सवाल हल हो गया। Hence, लिहाजा क्या हो गया जनाब, अहमद will get how many marks बेटा, 45 marks if the paper were of 75 marks। ये आपका हो गया बेटा आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये काम समझ आ गया होगा। अब हम जनाब कॉपी में इस काम को आपको दिखाते हैं कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। बेटा गुज़िश्ता दिनों में जो हमने 6.3 मुकम्मल की, 6.2 मुकम्मल की, उसकी एक नज़र देख लेते हैं हम। 6.2 यहाँ से शुरू हुई थी, ये काम आप कल कर चुके हैं बेटा। अपने काम को चेक कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 हिस्से हैं जो हमने मुकम्मल किए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने बताया, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स थे 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू मालूम करना थी इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का आपने काम किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ हमें सेंटर की मीन्स मालूम करना था, जिसका हमने आपको तरीक़ा बताया था। एक एक सवाल हर एक काम ने आपको बता दिया था, और बाकी काम यकीनन आप कंप्लीट कर चुके होंगे। यू हैव टू चेक योर वर्क नाउ। Sixth part is all about. Now the question number 1 of 6.3, यही सवाल जो बेटा आपने बोर्ड पे सीखा, आप देख सकते हैं कॉपी में आपको किस तरह करना है। 1 by 1 हर स्टेप चेक कर लीजिए। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 करना है होमवर्क में। उम्मीद करते हैं आज का काम आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। ये सारे सवाल 1 से लेकर 6 तक डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ हैं। आप इसे मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में हम बकिया सवालात मुकम्मल करेंगे। वमा अलैना इल्लल